हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पी ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं, जिनके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर आते हैं। एज अ रिजल्ट पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स। हमने अब तक 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली के बारे में स्टडी कर लिया था। On that basis of electronic configuration, helium is to be excluded from the p block as the last electron enters the s subshell of the last shell. Carbon family, group number 14. This carbon family belongs to the 14th group of p block and this has 4 electrons in their valence shell. कार्बन फैमिली के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। कार्बन फैमिली में 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें कहा जाता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इन सभी के सिंबल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज NS2NP2। जो जनरल वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 14th ग्रुप के केस में वो है NS2NP2। एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है फ्रॉम कार्बन टू लेड। नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम कार्बन टू टिन डिक्रीज करती है और लेड के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए अगर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट इंडिकेट्स दैट दीज एलिमेंट्स कैन लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए वैलेंस शेल के केस में तो इनके जो एटम्स हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 में, ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। वो ऐसे लूज या गेन क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का? टू अटेंड द इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर अपने कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल बनाने के लिए वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। That implies they can form M+4 element or M-4 element. But due to low electron affinity, they do not exhibit much tendency to form M-4 ions by gaining 4 electrons. क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी कम होती है इसीलिए ये ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रखते M-4 आइंस बनाने की। और आपको पता है M-4 आइंस बनेंगे जब भी कोई एलिमेंट गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन C-4 आयन भी प्रेजेंट है इन केस ऑफ Be2C एंड Al4C3। इन दो कंपाउंड्स के अंदर कार्बन -4 आयन बनाता है और वो दो कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? वो दो कंपाउंड्स हैं Be2C और Al4C3। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। These elements, particularly carbon and silicon, form mainly covalent bonds. कार्बन और सिलिकॉन मेनली कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं in which element exhibit oxidation state of +4। कार्बन और सिलिकॉन के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। The last 3 elements have a tendency to form M+4 as well as M+2 ions। लास्ट के 3 एलिमेंट्स मतलब कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के बाकी जो 3 एलिमेंट्स आपके बच गए, जर्मेनियम, टिन और लेड, वो तीनों एलिमेंट्स M+4 आइंस और M+2 आइंस भी बना लेते हैं। ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपकी आती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट।
एक इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इन केस ऑफ हेवियर एलिमेंट। इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो द कॉन्सेप्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। Some heavy metallic elements of p block exhibit higher stability in lower oxidation state. कुछ heavy metals हैं p block के केस में जो कि higher stability रखते हैं उनकी कम oxidation state में as compared to their group oxidation state. आपको पता है 14th ग्रुप के अंदर जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, जबकि फिर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैं, और ऐसा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ s सबशेल ऑफ वैलेंस शेल is reluctant to participate during chemical combination and this is known as inert pair, और इस इफेक्ट को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब सिंपल ये है कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, और उन हैवी एलिमेंट्स के केस के अंदर उनकी जो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए Ti या फिर लेड आपको पता है लेड आपका ग्रुप 14 एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, तो इसकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, लेकिन फिर भी इसकी +2 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 वाला जो एलिमेंट है वो इसका स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है Pb+2 इज स्टेबल देन Pb+4। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बन हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप 14 के केस में कार्बन के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है, दैट इज 4100 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन मेल्ट्स अप्रिशिएबली लोअर देन कार्बन। सिलिकॉन बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है लोअर देन कार्बन, बट द वैल्यू ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर स्टिल हाई। टिन एंड लेड आर मेटालिक एंड हैव लोअर MP। टिन और लेड जो आपके मेटालिक हैं और इन दोनों के पास काफ़ी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। द रीजन ऑफ लोअर मेल्टिंग पॉइंट इज वीकर MM बॉन्ड एंड दे डो नॉट यूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटालिक बॉन्डिंग। लोअर मेल्टिंग पॉइंट का कारण ये है कि इनके अंदर MM बॉन्ड मतलब मेटल और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, इसीलिए और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ में नहीं लेते मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। कार्बन के अलावा सभी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 कंडीशंस नेसेसरी हैं, जिसके अंदर सबसे पहली कंडीशन है कि साइज कम होना चाहिए एलिमेंट का। सो दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज और हाई चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी। जिन भी एलिमेंट्स का साइज कम होगा, चार्ज ज़्यादा होगा और उनके पास अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ज़रूर करेंगे। They form complexes by accepting electrons in vacant d orbital. ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं by accepting electrons d और empty d orbital के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं from atoms or ions that have a lone pair of electrons. एलोट्रॉपी की बात की जाए तो सभी एलिमेंट्स लेड के अलावा Pb के अलावा एलोट्रॉप्स बनाते हैं। अब अगर एलोट्रॉपी की बात की जाए कि एलोट्रॉपी का मतलब क्या है, तो एलोट्रॉपी का मतलब होता है द एबिलिटी दैट सर्टेन सब्सटेंसेस हैव टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल स्टेट। कुछ पदार्थों की एक से अधिक रूपों में रहने की क्षमता, कुछ एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म के अंदर रहने की कैपेसिटी को, रहने की टेंडेंसी को एलोट्रॉपी कहा जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे लेड के अलावा सभी एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं। आपको पता है जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स में आ जाते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जाके हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी। चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब क्या है? कैटेनेशन और सेल्फ लिंकेज। चेन फॉर्मेशन टेंडेंसी का मतलब है बहुत सारे एलिमेंट एक के बाद एक एडअप होते जाएंगे और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, या फिर उन बोला जाता है सेल्फ लिंक कर जाते हैं। जैसे कार्बन 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 की एक बहुत लंबी चेन टू n टाइम्स, तो उसे कहा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप हैव कैटेनेशन प्रॉपर्टी। 14th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के पास कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है फ्रॉम कार्बन टू लेड। मतलब कार्बन के पास सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। द डिक्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद mm बॉन्ड एनर्जी विच डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड। जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, मतलब कार्बन के अंदर सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। जब सेल्फ लिंकिंग की बात की जा रही है तो कार्बन के पास सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर है। नेक्स्ट इज द ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ कार्बन फॉर कैटेनेशन इज ड्यू टू नियरली सेम वैल्यू ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कार्बन और कार्बन के बीच में कैटेनेशन की, क्योंकि इसके पास जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो बिल्कुल सिमिलर है दो मेटल्स के बीच में। एज द एनर्जीज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन दो एलिमेंट्स है दो, तो इनके पास ज़्यादा टेंडेंसी है, जबकि यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा जैसे ही बॉन्ड एनर्जी कम होगी। उसी तरीके से कार्बन और क्लोरीन के केस में और एनर्जी कम होगी तो कैटेनेशन की पावर कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड सिलिकल बॉन्ड इज वीक देन द बॉन्ड बिटवीन सिलिकॉन एंड अदर एलिमेंट्स। वहीं अगर सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन की जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड है, वो काफ़ी कम है अदर देन अदर एलिमेंट्स। Talking about the chemical reactivity of group number 14, action of air. These elements react with oxygen, the air on strong heating they form their oxide. जैसे ही आप ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को O2 की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये सिंपली ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम C एंड O2, और लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम Pb एंड O2। द एसिडिक नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा एसिडिक नेचर जो होगा इन ऑक्साइड्स का वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। बात की जाए CO2 और SiO2 की तो ये एसिडिक हैं, जबकि जो बाकी के हैं वो आपके एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। CO2 and SO2 are acidic while GeO2, SnO2 and PbO2 do not show the acidic behavior. Next is CO2 is neutral but GeO, SnO and PbO are amphoteric in nature. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका न्यूट्रल है, जबकि SnO और PbO और GeO एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। इस पॉइंट के अंदर CO2, SiO2 एसिडिक थे, जबकि GeO2, SnO2 एंड PbO2 आपके एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहे थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हैं। ये जो तीनों हैं आपके, ये तीनों आपके एम्फोटेरिक हैं। ओके, सो यहाँ से आपने देख लिया CO न्यूट्रल है जबकि GeO, SnO एंड PbO एम्फोटेरिक है।
ऑल दीज डिजॉल्व इन एल्कलाइज गिविंग कार्बोनेट, ये सभी ऑक्साइड्स डिजॉल्व कर जाती हैं एल्कलाई के तौर पे आप NaOH ले सकते हैं, तो गिविंग कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, जर्मिनेट्स, स्टेनेट्स एंड प्लम्बेट्स रेस्पेक्टिवली. बेसिक कैरेक्टर ऑफ बोथ मोनो एंड डाइऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बेसिक कैरेक्टर मोनोऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाते हैं. नेक्स्ट इज द हैलाइड्स. द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म टेट्राहेड्रल ऑफ MX4 एक्सेप्ट PbBr4 एंड PbI4. जो मेंबर्स हैं ग्रुप 14 के, ये आपके टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं MX4 टाइप के. ये आपका टेट्राहेलाइड है, ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं है, यहाँ पे आपका आएगा टेट्राहेलाइड्स. जो ग्रुप 4 के मेंबर्स हैं ये आपका टेट्राहेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं MX4 टाइप के एक्सेप्ट PbBr4 एंड PbI4. The halides are covalent and formed by the sp3 hybridization. The thermal stability of tetrahalides of same element decreases with increase in molecular mass of tetrahalide. आपको याद रखना है जैसे जैसे अगर सेम एलिमेंट की बात की जा रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है टेट्राहेलाइड्स के केस में वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा. और थर्मल स्टेबिलिटी हेलोजन की अगर सेम कॉमन हेलोजन है तो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे बात हो रही थी, एटॉमिक मास के बेसिस पे बात हो रही थी, और यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बात हो रही है. टेट्राहेलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead act as a Lewis acid due to the presence of empty d orbital. टेट्राहेलाइड्स हैं जितने भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड के, वो स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं. नाउ आई होप आपको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हैं इन केस ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन. मतलब अब हमने ये पॉइंट देखा था कि कुछ जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं वो सभी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो करते हैं. तो अभी हम कार्बन की केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं, केमिस्ट्री एलोट्रॉपिक फॉर्म देखने जा रहे हैं कार्बन के. सबसे पहला फॉर्म है डायमंड. डायमंड जो है आपका 3 डायमेंशनल पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है. डायमंड के पास जो कार्बन है उसमें ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. डायमंड के केस में सभी कार्बन जो हैं वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के होते हैं. ये पॉइंट आपको याद रखना है, एलोट्रॉप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. एंड इज लिंक्ड टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन हेल्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बाय कोवेलेंट बॉन्ड. शेप की बात की जाए तो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन और जो कार्बन अटैच होते हैं वो होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग. ये स्ट्रक्चर जो था आपका 3 डायमेंशनल था. इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन डिस्टेंस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम while a bond angle is 109.5 degree. Due to unavailability of mobile electrons, it is non-conductor of electricity. क्योंकि कार्बन के पास डायमंड की फॉर्म में अनअवेबिलिटी है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ये बात हो रही है डायमंड के केस में. Second is the graphite. Unlike diamond, it has 2-dimensional laminar structure. डायमंड की बात कर रहे थे तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर थी वो 3 डायमेंशनल थी, और ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो होती है इट हैज 2-dimensional laminar structure. The adjacent layers of sheet are held together by a weak van der Waals force. ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक शीट लाइक होती है और जिसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं. Here each carbon is sp2 hybridized state and is thus to
thus attached to 3 other carbons by 3 sigma bond forming a hexagonal planar structure. ग्रेफाइट के केस में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, अटैच होता है 3 अदर कार्बन से और जो कि अटैच रहता है बाय 3 सिग्मा बॉन्डिंग और फॉर्म करता है एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. आपको स्ट्रक्चर्स याद रखनी है. द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज ग्रेफाइट इज शॉर्टर, दैट इज 1.42 एंगस्ट्रॉम. आपने डायमंड के केस में देखा था जो कार्बन कार्बन डिस्टेंस थी, जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ थी वो 1.5 एंगस्ट्रॉम थी, बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री, जबकि ग्रेफाइट के केस में 1.42 एंगस्ट्रॉम है इसकी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, जो कि छोटी है, और जो इसकी देन दैट ऑफ डायमंड दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम. अगर ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है या फिर जो नेसेसरी कंडीशन है ग्रेफाइट की कन्वर्ट होने की डायमंड में, वो कंडीशन है कि ग्रेफाइट को 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50,000 to 60,000 अगर प्रेशर दिया जाए, ATM का प्रेशर दिया जाए, तो ग्रेफाइट डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है. आई होप अब आप क्लियर हैं अबाउट ग्रुप 14 एलिमेंट. हमने इस लेक्चर के अंदर ग्रुप 14 की प्रॉपर्टीज़ देख ली, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देख ली और एलोट्रॉपिक फॉर्म देख लिए कार्बन के. अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स देखेंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के केस में. इन केस अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहते हैं, आपको फ्री PDFs मिल जाते हैं. यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, और अगर आपको अदर क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर गिवन है. थैंक यू वेरी मच गाइस. तो चलिए मिलते हैं कल.